अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, तो कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल जिसका नाम है मताए जान है तो, मुसन्निफा है एस मरवा मिर्ज़ा, किस्त नंबर 6। खाने का इंतज़ाम वाकई शाही था। ये अलग बात थी कि कुछ की भूख बिल्कुल मर सी गई थी, जिनमें सरे फहरिस्त शानें थी। दूसरी तरफ एमल तो अभी अलिशबा वाली तहकीक नहीं कर पाई थी, ऊपर से शादी का नया किस्सा खुल गया था। हमान किसी काल को सुनने बाहर लान में गया तो एमल भी मौका मिलते ही बाहर लपकी। लान में इधर उधर नजर दौड़ाने के लिए वो पूरे असरार से यहाँ वहाँ देख कर आगे बढ़ रही थी, तभी आगे से यकलख्त आते हमान से बुरी तरह टकराई। वो भी इस अचानक सीने से आकर गोली की तरह बजती उस नाजिल शुदा आफत को बमुश्किल गिरने से बचाए आराम से पकड़कर रूबरू किए देखने लगा, जो अपना माथा मसलते अपने कंधे छुड़वाती आजर्दगी आंखों में भरे घूर रही थी। आंखें खोल भी लिया करो, हमान ने खासी इस्तेहजाइया होकर नसीहत की, जिस पर एमल ने बीच का फासला बनाए नाक चढ़ाई। अंधे तुम हो, मैं नहीं। खुद तो पत्थर का ब्लॉक हो, मेरा सर घुमा दिया और उल्टा चोर कोतवाल को आंखें दिखा रहा है। यही चीज तुम में निहायत बुरी है गेंडे। एमल से इस वक्त वो बात के रत्ती बराबर मूड में ना था। आज वो आली के लिए बहुत खुश था और नहीं चाहता था कि ये लड़की उसके मगज की लस्सी करे, उसे गुस्सा दिलाए। तभी हमान बिना जवाब दिए मुड़ा, मगर एमल ने उसे बाजू से पकड़कर रोका, जो हमान के लिए अभी तक का सबसे बड़ा धचका था। क्या है? हमान ने एक सर्द मेहर सी निगाह अपने बाजू को पकड़े एमल के हाथ पर डाली और बरहम होकर उससे इस्तफसार किया। एमल ने फौरन से पहले उसका बाजू छोड़कर खुद को नॉर्मल किया। कुछ नहीं, बस मुझे उस बेचारी के लिए बहुत दुख है जो तुम्हारे जैसे अजाब का शिकार होने वाली है। सच्ची मेरी सारी हमदर्दियां उसके साथ हैं। बाय द वे, उसको कब तक कब्र में पहुंचाओगे ये तो बता दो। अलिशबा की तरह एमल की जैसे ही थोड़ी इज्जत हमान के दिल में कायम होने लगती थी, ये लड़की उसको ये बावर करवा देती थी कि वो इस काबिल नहीं है। एमल ने यह बात खासे मुज़हका खैजी से पूछी, मगर हमान के चेहरे पर लिखी अफसोस की दास्तान वो भी महसूस कर चुकी थी। मेरे हर मामले से दूर रहो एमल, ये ना हो किसी दिन मेरे हाथों तुम्हारा ही कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाए। तुम तो इस लायक भी नहीं कि तुमसे दो घड़ी बात की जाए। निहायत बद इखलाक और बेहिस हो तुम। हमान आज खफा से ज्यादा उस लड़की की महदूद और आजार देती सोच पर कर्ब ज़दा था, और एमल खुद अपनी जगह जमकर रह गई थी। ये सब तुम हो गेंडे, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम हो ही जल्लाद, एक को कब्र पहुंचाकर अब दूसरी की कितनी आसानी से तैयारी कर रहे हो। बेचारी अलिशबा जो भी थी निहायत बदकिस्मत थी कि उसके नाम के साथ हमान आफंदी जैसे बुरे इंसान का नाम जुड़ा है। एमल अपनी दुश्मनी में अब हमान की दिल आजारी पर उतर आई थी, जिसका उसे जरा एहसास ना था। हमान ने बमुश्किल अपने आप को किसी सख्त बात से रोकते हुए नापसंदीदगी से चेहरा मोड़ लिया, मगर एमल उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देने वाली थी। हमान की आंखों में उस वक्त खून सा उतर चुका था। यह लड़की उसकी बर्दाश्त से खेलने का रिस्क ले रही थी। अपनी बकवास बंद करो एमल, वरना मैं तुम्हारा लिहाज खो दूंगा। हमान भी किसी खूंखार भेड़िए की तरह उंगली उठाए उसका बाजू जोरदार जकड़ता उसे तनबीही महदूद दहाड़ से हिलाकर रख चुका था। एमल उसकी सुर्ख होती आतिशफिशा आंखें देखकर खामोश होना ही मुनासिब समझ रही थी, मगर उसे खामोश रहा ही कब जाता था। सच कड़वा ही होता है। खैर, मेरी तरफ से 2 करो या 100 शादियां, मैं हर एक की मौत पर दुआएं खैर करने पहुंच जाऊंगी। आफ्टर ऑल एमी बहुत नरम दिल और मेहरबान है। कुछ देर वो हमान के उमड़ते जलाल को देखकर चुप रही और फिर एक कारी वार करती नजाकत से उसके हाथ से अपना बाजू छुड़वाकर अंदर बढ़ गई। अलबत्ता हमान जरूर पत्थर का बुत बनकर रह गया, जिसको एक हल्की सी आहट भी मसमार कर देती। वो खुद को नॉर्मल ना कर सका और अंदर जाने के बजाय सख्त दिल बर्दाश्ता अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ा, और कुछ सेकंड्स में हमान की गाड़ी स्टार्ट हुई और वो वहां से चला गया। एमल को जरा अंदाजा ना था कि उसने आज हमान को वाकई हर्ट किया है। सब मेहमान बहुत खुशी खुशी रात 10 बजे तक रुखसत हो गए। हमान की कमी पर एमल ने ही मसालेहत से ये कहकर बहाना तराशा कि सर को कोई अर्जेंट काम आ गया था। अलबत्ता सभी उस वक्त उस चालाक की बात मानकर भूल गए। सबके जाते ही ईमानिया और फैसल ने भी इजाजत ली और एमल को शानजे ने रात के लिए रोक लिया था, तो वो भी खुशी खुशी रुक गई। आधे घंटे तक एमल भी शानजे से बातें करते करते सो गई और शानजे भी सोने लेट गई। दिल तो उसका सख्त बुरा हुआ पड़ा था, मगर कहीं दिल से वो अब थोड़ी थोड़ी कायल थी। अभी उसे लेटे 2 मिनट ही गुजरे थे कि शानजे का फोन रिंग करने लगा। शाने ने उठकर फोन तक रसाई पाई तो आलियान का नंबर देखते ही उसे सख्त गुस्सा आया। अब उसे जरूरी लगा कि इस चालाक की तबीयत साफ करे, तभी वह फोन उठाए कमरे से मुल्हिका टेरेस पर आ गई।
ایمل تو اس طرح بے فکر سو رہی تھی جیسے نہ جانے کون سا ثواب کما لیا ہو۔ بیچارہ حمان نہ جانے کیسے ضبط کر پایا ہوگا اس کے زہریلے الفاظ۔ علی جو لان میں ہی بے قراری سے ٹہل رہا تھا، کال رسیو ہوتے ہی اپنی سماعت اور دل دونوں ہی کال کی طرف موجود اپنی زندگی کی جیت کی سمت مبذول کر گیا۔ بہت برے ہیں آپ، سنا آپ نے؟ ایک نمبر کے چالاک اور نہ جانے کیا کیا۔ کیوں بھیجا آپ نے رشتہ اور یہ منگنی، اور تو شادی بھی اتنی جلدی؟ آئی ہیٹ یو۔ مجھے مجبور کر کے رکھ دیا کہ میں انکار کرنا چاہتی ہوں تب بھی نہیں کر سکتی۔ وہ جو مقابل نرمی میں ڈوبے چند لفظ سننے کا خواہش مند تھا، ایسی جلی کٹی سن کر تھوڑا اداس ہو گیا۔ شانزے کا لہجہ اسے بہت ہرٹ کرتا سا لگا تھا۔ کیونکہ یہ میرا حق تھا، میں نے تو حق استعمال کیا ہے۔ دیکھو لڑکی، اب تم آلیان بہروز کی قیدی ہو، لہٰذا یہ ہیٹ والا لفظ تو اپن ٹھا سے نامنظور کرتا ہے۔ توام تر اداسی کے وہ اپنے مخصوص شوخ انداز سے گویا ہوا، مگر شانزے کو ذرا ہنسی نہ آ سکی۔ الٹا وہ اس بے تکلفی پر منہ بسور کر رہ گئی۔ میں آپ کو جانتی نہیں، آپ نہیں جانتے کیا تک بندی تھی رشتے کی، دوستی کیا ٹھکرائی، آپ تو سر پر سوار ہو گئے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں یہ سب ہرگز قبول نہیں کرنے والی، سن لیں۔ شانزے مسلسل دھونس جمانے کی کوشش میں یہ بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ مقابل بھی کوئی ہرٹ ہو سکتا ہے۔ آلیان کو افسوس ضرور تھا کہ اس کی محبت نے اسے ایسا بے مایا جانا، مگر اب وہ کسی قیمت پر شانزے سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی کے بعد جان جاؤ گی مجھے، ڈونٹ وری، اپنے بارے میں بھی سب بتاؤں گا، لہٰذا تم چل کرو۔ اور قبول تو تمہارے اچھے بھی کریں گے میڈم، اس لیے یہ سوکھی دھمکیاں پاس سنبھال لو۔ تم صرف آلیان کی ہو اور اب تاؤمر یہی رہو گی۔ آلیان بھی کسی سے کم نہ تھا، لہجے میں پختگی اور ہٹ دھرمی ملائے تھوڑا سنجیدہ سا بولا، اور شانزے شاکی نگاہ سے کال کو منہ کھولے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر وہیں سلگنے کے بعد پیر پٹکتے وہ کمرے میں چلی گئی، البتہ علی کے چہرے اور پیشانی پر تناؤ ضرور آ چکا تھا۔ وہ اس لیے بھی جاگ رہا تھا کیونکہ علیم بابا کی کال آئی تھی کہ حمان گھر نہیں آیا اور اس کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ البتہ ہانیہ لوگ آج بھی یہیں جلال صاحب کی طرف رکے تھے۔ علی جو پہلے ہی حمان کی طرف سے فکر میں تھا، اب شانزے سے بات کرنا اس کے اعصاب مزید تان گیا۔ تمہیں میں خود کو ہرٹ تو کبھی نہیں کرنے دوں گا، اتنی آسانی سے تم اب مجھ سے دور نہیں جا سکتی شانزے۔ دل خراشی سے خود کلامی کرتا علی اب حمان کا نمبر ڈائل کرتا باہر گیٹ تک اپنی گاڑی تک پہنچا اور اتفاق سے اب بیل جا رہی تھی۔ حمان نے کال کاٹ دی اور 2 سیکنڈ تک علی کو میسج موصول ہوا، جسے پڑھ کر علی فکر مند سا گاڑی لیے اجلت میں گھر سے نکل گیا۔ تو یہاں ہے؟ علیم بابا بہت پریشان تھے کہ تیرا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ خیر تو ہے اتنی رات الشبا کی قبر پر؟ آدھے گھنٹے تک علی حمان کے میسج کو ریسیو کرنے کے بعد سیدھا قبرستان آیا، جہاں داخلی پٹی پر ہی اسے ایک ڈنڈے کے ساتھ لگی لالٹین کی روشنی میں ڈھلوان پر حمی بیٹھا دکھائی دیا، جس پر علی ڈھیر سی فکر مندی سے اس تک پہنچا اور حمان کا سخت سنجیدہ چہرہ دیکھ کر پاس ہی آ بیٹھا۔ ہاں بس ویسے ہی۔ حمان کی آواز بھاری تھی اور یوں علی اس کے ہر بجھے انداز کو بخوبی جانتا تھا۔ تبھی چہرہ موڑے حمان کے شفاف مگر الجھے چہرے پر لکھی انکہی سلوٹیں کھوجنے لگا۔ تجھے مجھ سے اپنا آپ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے حمی، جانتا ہوں یہ جگہ تجھے بنا اداسی کے اس وقت کبھی نہیں کھینچتی۔ بتا مجھے کیا ہوا ہے، تو ڈسٹرب لگ رہا ہے۔ وہ جو ایمل کی ناقابل برداشت باتیں سہتا سہتا ہلکان تھا، علی کی سمت سے ایسی مضبوط اور ملائم ڈھارس تک اسے پرسکون نہ کر پائی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنی جلن اپنی اداسی کسی سے کہہ نہیں پاتا تھا۔ بس ایسے ہی شادی کی بات ہوئی تو چلا آیا الشبا سے مشورہ لینے۔ میری چھوڑ، تو بتا، میرا چیتا خوش تو بہت ہوگا، فائنلی شانزے تیری ہی ہو گئی۔ حمان نے کمال خوبصورتی سے بات ٹال کر چہرے پر خوشی کی کرن سجائے آلیان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جس پر علی نے بنا دیری حمان کا ٹالنا بھانپ کر اس کی اداسی کی آبرو سلامت رکھتے ہوئے پیاری سی مسکان جواب میں دی۔ ہاں یار فائنلی، جانتا ہوں وہ مجھے ابھی بھی ٹف ٹائم دے گی، پر میں بھی چونک ہوں، چمٹ جاؤں تو اترتا نہیں۔ تجھے تو بہتر علم ہے میرا۔ علی کی زندہ دلی پر حمان نے بھی اپنے شکن ہوئے اعصاب کو بحال محسوس کیا۔ ہوا سے اڑتے بال جمائے وہ علی کی سمت مہربان نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تجھے سمجھ جائے گی جب اسے علم ہوگا کہ وہ تیری محبت ہے۔ ٹائم تو ہر ایک ٹف ہے، یہ بھی سہ لینا، پر ہمت مت ہارنا، اللہ سے دعا ہے وہ تم دونوں کا ساتھ دائمی کریں۔ نگاہیں مٹی کی زمین پر ٹکائے حمان کا یوں خاموش سا لہجہ علی کو ایک نامعلوم سی بے چینی میں مبتلا کر چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے حمان آج واقعی کچھ انکہی تکلیف میں غرق ہے۔ میں نے دیکھا ہے دل دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ کون ہے جو اس سنگین جرم کا مرتکب ہوا ہے؟ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی حائل رہی اور رات کی خنک زدہ ہوا پتوں سے اٹکیلیاں کرتی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔
خاموشی توڑتی عالیان کی یہ بات حمان کی سماعت سے اتر کر اس کے وجود میں سنسنی اتار گئی تھی۔ میں علیشبا کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ وہ چند دن کی رفاقت مجھے اس دنیا کی ہر کھوکھلی شے سے افضل لگتی ہے۔ جس گرہ سے وہ مجھے باندھ کر گئی تھی اسے کھولنا ناممکن ہے۔ میں اس کی دعا پوری ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ علی کے سوال کو یکسر نظر انداز کر کے یاسیت کے سنگ کہتا حمان علی کا دل جکڑ چکا تھا۔ تبھی وہ اس کا مضبوط کندھا تھپکائے اور ساتھ لگا کر اداس سا مسکرا دیا۔ چل مجھے سمجھ لے علیشبا، وہ بھی میری طرح تیری دوست ہی تھی، ایسا بے رنگ مت ہو ہمیں۔ محبت کے بنا بھی کوئی زندگی ہے، وہ صرف تجھے بلکہ اس ذمہ داری کی ڈور سے مجھے بھی باندھ کر گئی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک دل فریب چاہت تیری منتظر ہے۔ تو کسی کو خود کی سمت آنے کی اجازت تو دے، جو تیرے رنگ رنگے گا اس کی تو قسمت سنور جائے گی۔ شادی اتنا بڑا فیصلہ بھی نہیں جتنا تو نے اس کو بوجھ بنا رکھا ہے۔ چیئر اپ یار۔ علی کی میٹھی سی باتوں نے حمان کے دل برداشتہ موڈ کو قدرے بہتر کر ڈالا تھا، مگر حمان کیا بتاتا کہ اس کے دل میں کون سا خنجر پیوست ہو چکا ہے۔ اسے ایمل کی باتیں کیوں تکلیف دے رہی تھی، اور یہ سوچ سوچ کر اس کا وجود الگ خوف کا شکار تھا۔ بظاہر حمان مسکرانے میں ساتھ دے چکا تھا، مگر اس کا دل کسی انہونی نے کپ کپا کر رکھ دیا تھا۔ آئینے میں کھڑی اپنا عکس دیکھ کر وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ صبح ہی وہ ناشتے کے بعد گھر آئی تھی اور اب فریش ہو کر یونی کے لیے ریڈی ہو رہی تھی۔ آدھے گیلے آدھے خشک بالوں میں برش پھیرے وہ رات حمان کو کہے الفاظ کو یاد کر رہی تھی، اور پھر حمان کے غائب ہو جانے پر جو اس نے بہانہ تراشا، یہ سب ایمل کو جھرجھری میں مبتلا کر گیا۔ میں نے غلط کہا کیا؟ مجھے کسی کی یوں ذاتی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کا اور علیشبا کا معاملہ اس کا ذاتی ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے برا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ حالانکہ بدتمیزی تو وہ بھی برابر کی کرتا ہے، پر ایمل یوں کسی کی کمزوری پر اسے ٹیز کرنا تجھے زیب نہیں دیتا۔ پہلی بار ہی صحیح پر ایمل کو اپنے کہے زہریلے لفظوں پر پشیمانی تھی، جس کی وجہ حمان کا وہ خونخوار ضبط والا چہرہ تھا جو بار بار اسے یاد آ کر گلٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اپنے بالوں کی لٹیں پکڑ کر بے خیالی میں وہ اپنے جلاد اور بد اخلاق رویے پر پہلی بار نظر ثانی کر رہی تھی۔ اسے اپنے ان خیالات میں منہمک ہوئے یہ بھی خبر نہ ہوئی کب مانیہ کمرے میں آئی اور اپنی لاپرواہ ترین بچی کو کسی گہری سوچ میں غرق دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے آنے کی خبر دیے روبرو آئیں، جس پر ایمل خفیف سا بوکھلا گئی۔ ہماری آفت کیا سوچ رہی ہے جو تمہیں میرے آنے کی خبر نہ ہوئی؟ میں تمہیں ناشتے پر بلانے آئی تھی، تمہارے بابا تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مانیہ نے شفیق سی نرمی سے ایمل کا بازو سے ہلاتے ہوئے کہا، جس پر ایمل برش ڈریسنگ پر رکھتے سر ہلاتی باہر نکلی۔ فیصل جو خود آفس کے لیے ریڈی تھے ایمل کو آتا دیکھ کر بشاش سی مسکان دیے متوجہ ہوئے۔ آ جاؤ میرا بچہ، بیٹھو۔ مانیہ تم بھی آؤ، کیونکہ آج جو بات میں کرنے والا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ ایمل جو غیر دلچسپی ظاہر کرتی بابا کے یوں تمہید باندھنے پر تھوڑی تجسس میں آ چکی تھی، فیصل کے ساتھ ہی براجمان ہوئی، جبکہ مانیہ بھی بیٹھ کر اپنی تمام توجہ باپ بیٹی کی سمت مبذول کر چکی تھی۔ ایمل کو دال میں کچھ کالا سا دکھائی دیا، کیونکہ ایسا پروٹوکول یا تو اس کی شکایت پر بے عزتی سے پہلے ملتا تھا یا پھر اسے کسی بات کو قائل کرنے کے لیے۔ فیصل نے نیپکن سے ہونٹ صاف کیے اور اپنی نرم نگاہیں ایمل پر ٹکائیں، جو اس پورے سرار سسپینس کے بریک ہونے کی منتظر تھی۔ خیر سے تمہاری شانزیبی پار لگ گئی ہے تو ہم نے سوچا اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہاری شادی بھی کر دیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ایمل نے دانستہ گریزاں ہو کر اٹھنا چاہا جب فیصل اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھا چکے تھے۔ میرا خیال آپ بہتر جانتے ہیں، ضروری نہیں شانزے کے ساتھ میری شادی بھی ہو۔ آپ دونوں یہ میرے بندے ہاتھ دیکھ لو، مجھے ایسی فضولیات میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ مجھے کسی سے شادی کرنی ہے۔ ہاں اگر ایمل آپ دو پر بوجھ ہے تو بتا دیں، میں کہیں چلی جاتی ہوں۔ اس قدر تحمل سے پوچھے گئے سوال پر ایمل کا ایسا روکھا اور جلا بھنا جواب پا کر فیصل اور مانیہ دونوں کے کھلتے گلاب چہرے جھلس کر رہ گئے۔ کہاں وہ ایمی کے لیے ریکویسٹ کر گئی، کہاں یہ لڑکی ایک پل میں ان کے ارمان جلا کر خاک کر گئی۔ اپنے ماں باپ کو اتنا ہرٹ مت کرو ایمل کہ کل کو تم اپنی اولاد سے آنکھیں نہ ملا پاؤ۔ تم ہمارا اولین اثاثہ ہو، ایسا مت کہو۔ اپنے بابا کے کہے الفاظ کا ایک آخری بار مان نبھا دو پلیز۔ فیصل کی آواز میں نمی کی آمیزش نے ایمل کا دل جکڑا۔ وہ جو پہلے ہی پشیمان تھی یوں بابا کی گزارش پر مزید افسردہ ہوئی۔ آپ دونوں ایموشنل ڈرامہ کر کے مجھے قائل مت کریں۔ دیکھیں بابا پلیز، مجھے ایسی کوئی قید نہیں چاہیے۔ مجھے پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے جینا ہے۔ یہ شادی اس قدر جلد میں نہیں کرنا چاہتی۔ ایمل خود اب بابا کے تھکے انداز پر نرم پڑتے گویا ہوئی، جس پر مانیہ اور فیصل دونوں کے چہرے بے آس ہو گئے۔ تم سے کوئی تمہاری آزادی نہیں چھینے گا میری جان، بھروسہ رکھو پلیز۔
फैसल अपनी हर मुमकिन सर तोड़ कोशिश करते तासुब से बोले, जिस पर एमल ने सख्त उकताई सांस खारिज किए उठकर बरहम सी निगाह दोनों पर डाली। उफ, आप दो तो मेरी जान लेने के दर पे हैं। जो दिल करे वो करें। लगता है एमल का यहाँ से दाना पानी उठने का वक्त हो गया है। कैरी ऑन, लेकिन जिससे भी आप मुझे बांधने का ख्वाब देख रहे हैं उसे मेरा मुकम्मल इंट्रो लाजमी दीजिएगा। उम्मीद से समझदार हुआ तो खुद भाग जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। एमल इस बात को अपने सर पर सवार करने की बजाय उल्टा ये कहकर फैसल और मानिया को बरताए हैरत में गर्क किए वहां से चली गई और वो हौक बने एक दूसरे की सिमत देखकर रह गए थे। क्या मतलब, ये सब हमें खुफिया रखना होगा? मगर क्यों? सुबह नाश्ते पर आली के अजीबोगरीब इंकशाफ पर जहां हानिया हैरत से खफीफ सा परेशान हुई, वहीं जलाल, रेहान और चाचू की गोद में चढ़कर नाश्ता करती हूर भी मतवज्जा हो चुकी थी। बस हानिया, आप ही ये समझ लें, अगर उन दो को इल्म हो गया कि उनकी शादी का सोचा जा रहा है तो हर शय तहस नहस हो जाने का खतरा है। जहां तक मुझे यकीन है वो दो एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते और हम सब उनको शादी में जोड़ने के प्लान बना रहे हैं। रात भर हमान ने सच बात बड़ी महारत से छुपा ली थी, मगर आली उसके बावजूद जानता था कि हमान दुनिया की किसी भी पागल के लिए मान सकता है, मगर एमल का नाम सुनते ही उसका जवाब सख्त ना में होगा। आली, तो फिर हम क्या ये शादी कैंसल समझे? गोद में बैठी हूर का भी चेहरा उतरा, जिस पर आली ने मुस्कुराकर उसके गाल पर प्यार दिया। अरे नहीं, वही तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि निकाह तक हमें उन दो से ये छुपाना होगा कि उनकी शादी किससे हो रही है। मतलब उनको ये पता होगा कि शादी है, पर ये इदराक कि किससे हो रही है ये ऐन निकाह के वक्त पता चलेगा। यूं दोनों इनकार भी नहीं कर पाएंगे और हमारा एटमी तजर्बा भी कामयाब होगा। आली के इस खतरनाक प्लान पर हानिया तो सरासर मुत्तफिक ना थी। अलबत्ता जलाल और रेहान समेत हूर भी थोड़ी कायल लगी, पर जैसा कि वो हमी के लिए टची थी तो थोड़ी उदास भी दिखाई दी। लेकिन हमें ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एमल को ही डन करें? मैं अपने भाई को ऐसे धमाका खैज लड़की के हवाले ना ही करूं तो बेहतर है। बाबा सही है ना, कल को जो वो लड़ लड़कर एक दूसरे का कबाड़ा करेंगे तो अच्छा है हम हमान के लिए कोई और लड़की देख लें। हानिया जज्बातियत और परेशानी से बात तो सही कर रही थी, मगर इस पर जलाल थोड़े अपसेट लगे और बाकी भी अब जलाल की सिमत हतमी फैसला जानने के मुंतजिर थे। दरअसल हानिया, मैं और फैसल भी यही चाहते हैं। एमल को सिर्फ हमान ही सुधार सकता है। कुछ रोज पहले ही फैसल ने मुझसे ढके छुपे अल्फाज में रिक्वेस्ट की है कि वो सबको एमल की तरफ से कायल करें। उसने यकीन दिलाया है कि वो एमल को अच्छे से समझाएंगे और वो बिल्कुल किसी वबाल की मुर्तकिब ना होगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि फैसल को किस तरह एक्सक्यूज दूँ। जलाल साहब ने तो ये कहकर मामला और उलझा डाला। अब तो आली, हानिया, रेहान और सैड सा मुंह बनाकर आली के साथ लगी हूर भी संजीदा थी। हमें किसी भी लड़ाकू वाइफी को डिजर्व नहीं करते दादो। मेरे हमी को बेस्ट मिलना चाहिए। हूर का हल्कान होकर जलाल से कहना उनको मजीद उलझन ज़दा कर गया था, जिस पर वो हाथ बढ़ाकर हूर को अपनी गोद में बिठाए प्यार करते हुए मुस्कुराए। तुमको अपने दादू पर पूरा भरोसा है ना? हम तुम्हारे हमी को कभी उदास नहीं होने देंगे। जिस तरह हमी हम सबका फेवरेट है वैसे ही वो अपनी वाइफी का भी बनेगा, मगर साथ साथ उसे टीचर की तरह ट्रीट भी करेगा। तो फिर क्या हमारी गुड़िया हमारे सीक्रेट मिशन में हमारा साथ देगी? जलाल की मुलायमपन से पूछी बात पर हूर ने हौक बने की नजर ममा और पापा को देखा और फिर दादू के गले में बाजू फैलाए फर्माबरदारी से सर हिला गई, जिस पर आली और रिहान दोनों मुस्कुराए। अलबत्ता हानिया का फिक्र से हटा चेहरा हनूज शिकनों से अजबर था। दूंगी, लेकिन आप सब अपना प्रॉमिस मत भूलना, हमें को कोई सैड फील ना मिले। मैं इस अकड़ू एमल के लिए राजी हूँ, मगर इससे अच्छे से तब बात करूंगी जब हम ही करेंगे। हूर साहिबा इतनी सी टिड्डी होकर भी दादी अम्मी की तरह अपना हुक्म सुना रही थी और सब ताबेदार अंदाज अपनाए जी जान से राजी थे। रेहान ने अभी भी फिक्रमंद सी हानिया का हाथ पकड़कर उसकी सिमत देखा, जो बस जबरन ही मुस्कुरा पाई थी। पूरे लेक्चर के दौरान आज हमान फुल एंग्री मैन बना रहा और आज एमल नकचिड़ी का मनसब मोहतरम हमान ने संभालकर बेअतनाई और बेरुखी के रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। वो एमल जो लोगों के रवैयों को भी जूती की नोक पर रखती थी, उसे हमान की बरहमी मुतासर कर रही थी। शानज़ा तो वैसे ही जली बुनी अपने काम में मगन थी, अलबत्ता एमल अपने जल्दबाज दिमाग के घोड़े दौड़ाए कुछ सोच रही थी। हमान जो हमेशा की तरह आज भी 3 पीस में एक प्रोफेशनल प्रोफेसर दिखाई देता सब निगाहों का शानदार नज़ारा बना हुआ था। जी क्लास, परसों से आपकी कुछ रिवीजन टेस्ट लेना चाहता हूँ ताकि कम से कम आप सबकी टोटल तैयारी का कुछ इल्म हो सके। तो आप सब मुझे कल डिसाइड करके बता दें हम पहले किस टॉपिक से आगाज़ करें। कुछ भी मसाइल हो, कोई भी इशू आप कल मुझसे डिस्कस करें। कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे। हमारा अपना लेक्चर मुकम्मल किए क्लास की तरफ देखकर उन सबको हिदायत देता
एमल को मुकम्मल इग्नोर किए बाहर निकल गया, जबकि एमल भी उसी स्पीड से उठकर बाहर लपकी, जबकि शानजे की आवाज़ थमी। शाने, तुम मेरा कैफे में वेट कर, मैं आती हूँ। शानजे को जल्दी जल्दी में कहकर वो हवा के घोड़े पर सवार हुए ये जा वो जा। शानजे भी फर्माबरदारी से अपना और एमी का बैग लिए क्लास से बाहर निकल गई। हमान क्लास लेने के बाद अपने ऑफिस रूम में ही जाता था, तभी एमल सीधी उसी तरफ गई और कॉरिडोर पार करते ही वो उसे अपने रूम में जाता दिखाई दिया। एमल ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और हमान के दाखिल होने के बाद खुद भी दौड़कर कमरे तक पहुंची। वो जो अभी अपनी टेबल पर रखा लैपटॉप पैक कर ही रहा था कि सामने से एमल को आता देख लैपटॉप छोड़े तैश देता हुए एमल को देखने लगा, जो ना जाने अब किस लिए हमान के रूबरू आई थी। सिल्वर शेड देती व्हाइट शर्ट और जीन्स में वो आम हालात जैसी ही सरफिरी और चेहरे से पूरे एतमाद होकर हमान की आंखों में बेखौफी से देख रही थी। तुम यहाँ से शराफत के संग निकल जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। यहाँ मुझे उस्ताद ही रहने दो। एमल का अंदाजा दुरुस्त था कि वो उस पर सख्त बरहम था, तभी बात का आगाज ही तेज अंदाज लहजे में किया। हमान की इस तरारी निगाह को रत्ती बराबर अहमियत ना देती एमल कुछ कदम बढ़ाए टेबल तक आई और चेहरे पर थोड़ी मसनूई उदासी फैलाकर हमान को भी मशकूक कर गई। मैं भी यहाँ कोई जंग करने नहीं आई गेंडे, बस ये कहने आई हूँ कि कल मैंने जो गलत कहा वो मैं भी यहाँ कोई जंग करने नहीं आई गेंडे, बस ये कहने आई हूँ कि कल मैंने गलत कहा जो भी कहा। कम अज कम मुझे अपनी दुश्मनी में भी ऐसे अंदाज को अपनाना नहीं चाहिए था। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ हमारी लड़ाई में अब तुम्हारी अलिशबा नहीं आएगी। उस रोज तुमने मुझसे सॉरी किया था जो मैंने कबूल नहीं किया था, और आज मैं कर रही हूँ। तुम भी ठुकरा सकते हो, लेकिन वही बात कि मैं भी फर्ज निभा रही हूँ। एमल की ऐसी नाकाबिले यकीन गुफ्तगू पर हमान को रत्ती बराबर यकीन ना था। तभी वो टेबल से घूमकर चलता हुआ एमल तक आया, जो पता नहीं कहाँ से मासूमियत उधार लाई थी। हमान के देखने का अंदाज एमल को अभी भी खफा और गुस्सील लग रहा था। तुमने मेरा सॉरी कबूल नहीं किया, ये तुम्हारा बैड लक था, लेकिन तुम्हारा कबूल करना मेरा बैड लक है। मैं आज के बाद तुमसे बात करने में भी दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारी कही किसी बात को याद रखना भी अपने शऊर की तौहीन समझता हूँ। तुम क्या हो ये तुमने मुझे चंद दिनों में अपनी इस बदजुबानी से खूब बावर करवा दिया है, लिहाजा अच्छा यही होगा कि अपने काम से काम रखो। आज हमान के चेहरे पर वही तासुर था जो मैदान जंग में जीतने वालों के चेहरे पर होता है। एमल को तो अपनी समाअत पर शुबा गुजरा, इतनी इंसल्ट वो भी दुश्मन के हाथों उसके वजूद को आग लगा गई थी। वो तपश रहती आंखों के संग हमान का पुरसकून चेहरा देखती रह गई। तुम मुझसे बड़े बदजुबान हो, मैं तो इसलिए चली आई कि उस्ताद हो तो थोड़ी इज्जत दे दूं, पर तुम्हें तो इज्जत रास ही नहीं। एमल ने भी झुकना ना सीखा था, भले आज हमान की दिल जलाती बातें उसे गुस्से के बजाय उदास कर गई थी, मगर वो जख्मी शेरनी की मानिंद गुर्राना ना भूली थी। हमान ने एक बेजार निगाह एमल पर डाली, जैसे उसकी शक्ल तक से उसे उलझन हो। तुम मुझे इज्जत मत दो, ना मुझे तुम्हारी दी इज्जत की जरूरत है। इज्जत देना भी उसे सूट करता है जिसकी अपना कोई इमेज हो। हमान का लहजा तंजिया था, वो उस लड़की पर अब कोई रहम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अपने नुकसान का खदशा था। तुम इंतहाई कम ज़र्फ हो, समझते क्या हो खुद को? एमल की इमेज तुमसे तो अच्छी ही है, ये तंज दोबारा मत करना, अच्छा नहीं होगा। एमल भी तज़हीक ज़दा अंदाज अपनाए हार ना मानने पर बजीद थी, और हमान का सर अब घूमना शुरू हो रहा था। चली जाओ यहाँ से एमल, दोबारा मत आना, हमान ने शदीद जब्त से अपनी गर्दन और माथे की रगें ताने वार्निंग देते हुए कहा, और एमल खुद को कोस रही थी कि इस छछूंदर पर तरस खाए आई क्यों यहाँ। अपनी धौंस अपने पास रखो गेंडे, मैं भी मरी नहीं जा रही तुम्हारी शक्ल से, वैसे भी मुझे सख्त वहशत होती है। जा रही हूँ, तुम्हें अपनी खुदसिरी मुबारक। एमल भी चिलबिलाती हुई मुड़ी और तेज तेज कदम चलती ऑफिस से निकल गई। अलबत्ता हमान ने सख्त बेकरारी से हाँपते हुए अपने बालों में हाथ फेरे खुद को वहीं कुर्सी पर लुढ़का दिया। एक गहरा साया था जो हमान की रगों में उतरकर उसे तबाहशुदा पेश कर रहा था। हमान ठीक नहीं था, मगर एमल तो बाबा से ये तो पूछ लेती कि किस नमूने से बांध रहे हैं। अजीब मखलूक है तू। वापसी पर एमल घर के बजाय शानजे की तरफ ही आई थी, और सुबह से शानजे उसकी शादी वाले इंकशाफ पर दंग थी, और अब भी उसकी सुई वहीं फंसी थी। एमल ने लापरवाही से बेड पर औंधे लेटकर अपना नेल पेंट मुकम्मल किया। फूंक मारकर सामने तशवीश ज़रा मुंह बनाकर सीने पर हाथ बांधे खड़ी शाने को देखा। आई डोंट केयर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी मुझे पता है कोई इंसान तो मुझसे शादी करने का खतरा ना लेगा, लिहाजा बेफिक्र रह। एमल की इस गैर दिलचस्पी लेते अंदाज पर शान से दहलते दिल के साथ उसके पास आकर बैठी और हैरत से एमल का सुकून मुलाहिजा किया। वाट एमी, तुझे जरा भी फिक्र नहीं? और अगर वाकई अंकल फैसल को कोई एलियन मिल गया फिर क्या होगा?
बिना जाने और देखे शादी कर लेगी? मुझे यकीन नहीं आ रहा तेरी बात पर। शानजे का तो सदमे से चेहरा सफेद पड़ गया, मगर एमल का सुकून था कि गारत होकर भी बढ़ता जा रहा था। उठकर तकिया गोद में धरे एमल ने गर्दन मोड़कर शानजे को तसल्ली से देखा, जो आंखें खोले फिक्र से आधी लग रही थी। फिर तो टू गुड होगा ना, खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे एलियंस। तो सच कहूं तो मुझे बस जिंदगी का मकसद हमान से बदला लगता है, और उसके अलावा मैं किसी मामले को लेकर फिक्रमंद नहीं होना चाहती। शादी भी हो ले, देख लूंगी उस मनहूस को भी, जिसे सारी दुनिया छोड़कर मैं ही मिली। इस बार फैसल लगारी और मानिया लगारी ने मुझ जैसी बला को सर से उतारने का पक्का इंतजाम और इरादा कर लिया है, और तुझे पता है एमल किसी पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। मुझे अपने अलावा किसी की परवाह नहीं, लिहाजा मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे अपना सुकून बनाना और दूसरे का गारत करना खूब आता है मेरी जान। एमल का लहजा भले नखुवतपन से लबरेज था, पर आज शानजे को पहली बार उसके लहजे में अनकहा दुख महसूस हुआ, जिसे वो जाहिर किए बिना मुस्कुराती हुई एमल को एक जानदार झप्पी दिए कुर्बान हुई। वाकई एमल इस मामले को जो हल्का ले रही थी, उसकी वजह उसका खुद पर यह गरूर ही था। पर यही लापरवाही एमल का पछतावा बनने वाली थी, क्योंकि दूसरी सिमत हमान को भी लाइल्म रखा जाना था। इस सिलसिले में कल तमाम बड़ों की एक खुफिया मीटिंग जलाल बहरोज के घर तय थी, और उसके बाद ही मानिया और रेहान वापस अफंदी हाउस आने वाले थे। दूसरी सिमत शाम को हुरिया आली के साथ वापस आ गई थी, और हमान को भी हुरिया की कमी गवारा ना थी। हानिया, फादी और रेहान आज भी वहीं रुके थे। रात का खाना आली, हमान, हूर और अलीम बाबा ने साथ खाया था। एमल भी रात का डिनर शानजे के साथ ही किए घर आई थी। हमें आपको बस ये बताना है कि आली के साथ आपकी भी शादी हो रही है। आप एग्री हैं ना? डिनर के बाद हुरिया ने हमी की गोद में बैठे चेहरा उठाकर उसे कहा, जो हैरान होकर कभी हूर को देख रहा था और कभी सामने कॉफी पीते आली को, जो गुदगुदी देता तबस्सम लिए शरारती पोज दे रहा था। लेकिन एकदम मेरी शादी किधर से आ गई? हमान के लहजे का इस्तफसार हुरिया को थोड़ा सैड लगा, जबकि आली साहब ने शादी तक फुल चार्ज और चौकस रहने का इरादा बांध रखा था। आसमान से टपकी है हजूर, कैच करें। क्या मतलब यार? शादी तेरी और मेरी दोनों की बात हुई थी ना? बस मैं नहीं चाहता कि मेरा जिगर मजीद कंवारा रहे। लड़की हम सब ने पसंद कर ली है, जो तुझे शादी के बाद ही मिलेगी। एक तो शादी, ऊपर से राजदारी। हमान को हकीकतन शुबा गुजरा जैसे ये दो उससे कुछ छुपाने की कोशिश में है। हूर, तुम बताओ कौन है लड़की? हमान ने मसनूई घूर कर आली की हंसी देखकर लाड से हुरिया के गाल छुए, मगर हूर खुद मुस्कुराकर आली को आंख मारे फौरी मासूम मुंह बनाकर हमान का मुंतजिर चेहरा देखने लगी। हमें वो बहुत प्यारी सी परियों जैसी और प्रिंसेस जैसी है। वो आपकी तरह गोरी भी हैं और लवली भी। मम्मा और दादू ने पसंद की है। दरअसल हम सब चाहते कि आप उनसे शादी पर ही मिलें, है ना आली? हूर की ऐसी एक्स्ट्रा शरीफ बात हमान को जरा हजम ना हुई। अलबत्ता उन दो शरारती टोले की आंखों आंखों में शरारती तकरार भी हमान बड़ी महारत से देख चुका था। हुरिया की अब इतनी मासूमियत पर हमान को भी मजीद इसरार करना भला ना लगा। अलबत्ता हमान की जासूस नजरें आली के गुलाब चेहरे पर जरूर फोकस थीं। हाँ जी, और क्या, पहले मिलने से रूप नहीं आएगा। हम ठहरे मॉडर्न लोग, पर तू जरा मशरकी लड़का है और वो ठहरी मशरकी लड़की, तो बस पर्दे का आला इंतजाम फरमाया गया है। कोई आली से पूछता कि दिल में लड्डू फूटना किसे कहते हैं। बेचारा हमान तो सख्त कंफ्यूज था कि अब ऐसी भी क्या राजदारी। ये तो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। पता लगाना होगा कि ऐसी कौन सी पर्दादार परी मिली है इन सबको। भाई आली साहब, आप होंगे चालाकों के सरदार, और हूर बीबी आप होंगी ड्रामा क्वीन, मगर हमान साहब आप सब पर भारी थे। हमान ने दिल ही दिल में उन दो मशकूक नफूस के इशारे मुलाहिजा फरमाकर अब इस पर्दे को उठाने का इरादा कर लिया था। अब क्या होने वाला था ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। जब से वो वापस आई थी, इज़्तिराब और बेचैनी थी जिसने एमल को खुद में गर्क कर रखा था। कुछ देर वो अस्तबल में चुप हुब के पास बैठी रही, और जब वहां भी उसे अच्छा ना लगा तो अपने कमरे में आ गई। क्या वो जिस शय से दानिस्ता गुरेजा थी वो हमान था? ऐसी बेचैनी जो उसे अपनी जिंदगी में पहली बार लाहक थी। टांगे लटकाकर सोफे पर बैठी वो मुंह गुबारा किए अपने बालों की एक आवारा लट उंगली पर घुमाए बस किसी ख्याल को सोचते ही चली जा रही थी। अगला पोज कुछ यूं था कि खुद मोहतरमा फर्श पर कालीन के ऊपर और टांगे सोफे पर खड़ी किए दोनों बाजू सीने पर बांधे फानूस को देख रही थी। फिर भी करार ना आया तो उठकर बेड पर जा गिरी। कुछ देर दोनों हाथ सर तले रखे वो फिर से ट्यूबलाइट को घूरती रही, और अगला पोज फिर से एलियन की तरह आधा बेड पर और आधी सर से बेड से लटकी पाई गई। अपने लटके हाथों से कालीन के रेशे निकालना उसे अच्छा और मजेदार लगा, और 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पहुंच का कालीन धागे धागे किए
फिर से सख्त उकताहट से फूंक मारे वो सीधी जा लेटी। ओफो, क्या है ये? कौन सी बेचैनी लगी है तुझे एमल? क्या मुसीबत है? अपनी हालत जार पर खुद को झाड़ती एमल अब तकिया ठीक किए उस पर जा लेटी। मगर कोई तो ऐसा मुद्दा जरूर था जिसने उस शेरनी को हिलाया हुआ था, और वो छछूंदर क्यों बार बार दिमाग में घूम रहा है मेरे? प्लीज अल्लाह जी मेरे दिमाग से उसको निकाल दें। और ये नींद कहाँ मरी है? उफ, क्या करूं मैं? बेहद बेबसी सी एमल बौखलाकर फिर से उठ बैठी, अपने दिल पर हाथ रखा जो स्लो स्लो सा चल रहा था। एमल ने बेजारी से घड़ी पर 12 बजे देखे और मजीद अफसुर्दा हुई। इस वक्त तक तो वो गधे घोड़े ऊंट बकरियां सब बेचकर सो जाती थी, और आज उसके जहन के किसी गोशे में नींद ना थी। अलबत्ता उसका ध्यान बार बार हमान पर जाकर रुक रहा था। पहले तुमने मेरा सुकून तबाह किया, अब नींद भी छीन ली। तुम पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और मेरा बस नहीं चलता तुम्हें इस जहां से गायब कर दूं। प्लीज मुझे उसे नहीं सोचना, आप मेरे दिमाग से उसका ख्याल निकाल दें और उसका एहसास निकाल दें अल्लाह जी, वरना मैंने सच में कुछ कर देना उस लोमड़ को। अब एमी की बर्दाश्त दम तोड़ रही थी। चेहरे पर शदीद परेशानी और इस तरह फैलाए वो खुद पर उतरते जादू को एक नई चाल समझ रही थी। बेवकूफ तो वो हमेशा से थी, आज साबित भी हो गया था। सोने की कोशिश जारी रखे वो फिर से मुंह बसोर कर लेट चुकी थी। दूसरी सिमत हुरिया को उसके कमरे में सुलाकर आली और हमी अब लाउंज में थे। हमान ने उसके बाद भी आली से बहुत कुछ कोशिश की बात निकलवाने की, मगर ये बड़ा घुन्ना था। क्या तुझे अलिशबा से मोहब्बत ना करने का कोई दुख है? इन चंद दिनों के साथ में मोहब्बत कभी महसूस नहीं हुई? आखिर को तुम 2 निकाह के रिश्ते में थे। उस वक्त रात की तारीख और खामोश सातों में आली का पूछा जाने वाला ये सवाल हमान के चेहरे पर एक मध्यम तबस्सुम जगा गया। आली को हमेशा से हमान के मुंह से अलिशबा का जिक्र सुनना अच्छा लगता था। उसे सारी मोहब्बत खुद पर फर्ज की थी आली। मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत भरी हुई है। उसका वजूद और दिल किसी इजाफी जज्बे की तलब में कभी दिखाई ना दिया था। निकाह अपनी जगह, मगर मुझे उसमें सिर्फ अपनी एक भलाई और जजा दिखाई देती थी। उसके मेरे साथ जुड़ने से मैं भी भर गया था और आज तक मैं उस सानहे की कैद में हूँ। हमान का बताते हुए चेहरा पर शौक था और आली खुद मुस्कुराकर उन बातों की मिठास अपने दिल में उतरती महसूस कर रहा था। वो तेरी वाकई में जजा ही थी। जिस तरह तूने उस बेआस लागर और मुर्दा वजूद को शादमानी दी है, उससे अल्लाह बेहद राजी होगा। वो तेरी आखिरत और दुनिया संवारने का वसीला थी। तुझे अल्लाह बहुत नवाज देगा। मगर हमी, मेरी एक बात याद रखना, तू कभी हिम्मत नहीं हारेगा। आज मुझसे ये एक वादा कर, और मेरा ये वादा मेरी तसल्ली के लिए है। यकलख्त आली के लहजे का संजीदापन और यूं मुनफरिद कसद लेना हमान को भी चौंका गया। हमान ने रुख फेरकर आली के चेहरे पर लिखी मोहब्बत देखी और मुस्कुराकर उसका गाल थपकाए सर हिलाकर खुद आली का सीना भी ठहार गया। इंशाअल्लाह, चल अब इसी खुशी में बता दे कौन है लड़की। आली की बेदम हंसी तो हमान की इस चालाकी पर फैली और आली का मुंह खोलकर हंसना हमान को और चिढ़ा गया, जिसका मतलब यही था कि ये मिसना तो कभी कुछ बताने वाला ना था। मुंह बसोर कर मुंह फेरते हमी पर आली को रजकर प्यार आया। पर वो क्या है कि मिशन राजदारी भी तो कायम रखना था। आली बाद में भी कितनी देर मुस्कुराता चला गया और हमान का तजस्सुस था कि उसे पर लग गए। यार, मुझे एक नई मुसीबत आन चिमटी है। अभी थोड़ी देर में आलियान आ रहा है। बाबा से उस चालाक ने मुझे शॉपिंग पर ले जाने की परमिशन ली है और सुबह बाबा ने मुझे ऑर्डर किया था कि उसके साथ जाऊं। अभी तक हमान क्लास में नहीं आया था। लेमन टॉप और वाइट टाइट में एमल ने आज अपनी टेल पोनी कर रखी थी और बहुत फ्रेश लुक में होशरुबा लग रही थी। यह अलग बात कि उसे रात ठीक से नींद नहीं आई थी। शान से भी डल ग्रीन और ब्लू शर्ट और स्कर्ट में बाल खोले हुए रजिस्टर पर लकीरें लगाती बुरा मुंह बनाए एमल को इन्फॉर्म कर रही थी, मगर वो मोहतरमा तो वहां थी ही नहीं। एमी यार कहाँ गुम है? शानजे को यही लगा वो किसी दीवार से बात कर रही है। अलबत्ता मोहतरमा एमल तो हमान के एक नए टार्चर का मंसूबा बना रही थी। शानजे ने उसे टहुका रसीद किया, तब एमल अपने ख्यालात से बाहर निकली और शानजे उसके ये गहरे ख्यालात देखकर अब शदीद तजस्सुस में थी। अरे यही हूं ना, तो तू जा। वैसे भी एमल आज एक खास मिशन सर अंजाम देने वाली है। एमल ने किसी सोच के ज़ेर असर फौरी कहकर रुख मोड़ा दरवाजे की सिमत देखा और शानजे उसकी ये बेकरारी बड़ी तवज्जो से देख रही थी। मुझे तोप के दहाने भेजकर कोई पंगा ना ले लेना एमी, बता रही हूँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब कौन सा मिशन सोच रही है मुझे बता। शानजे का दिल किसी नए तूफान का अलार्म दे रहा था, मगर एमल उसकी इस्तफहामिया निगाहों से बचकर बतीसी फैलाए मजीद उसे तपा चुकी थी। मिशन नींद उड़ाने का बदला। सारी रात छछूंदर मेरे ख्याल में आकर मुझे तंग करता रहा है। उसके बदले छोटी सी सजा। एमल की ऐसी दीवानी बात सुनकर शानजे को वाकई उसके दिमागी तवाजन पर शुबा हुआ और तभी वो उसे फटे तासुरात से देखकर खुद एमल को अब हंसा गई।
उफ मेरे अल्लाह एमी, अब ख्याल आने में उसका क्या कसूर। ये देख मेरे बंदे हाथ, कोई नया स्यापा ना डाल लेना। आंखें निकाले तशवीश ज़दा सी शानजे को एमल ने बड़े मज़े से कंधा मारा और शानजे तो सर थाम कर रह गई। न जाने अब एमल क्या कारनामा सोच रही थी। मजीद बात का वक्त ना मिला क्योंकि हमान ने अपने पूरे वक्त पर पहली क्लास लेने एंट्री दे दी थी। अंदर दाखिल होते ही एमल ने हमान का सरतापा जायजा लेना अपना फर्ज अवलीन समझा। मुकम्मल ब्लैक में उसका सुर्खी मैल सफ़ेद रंग आज मजीद खिला हुआ था। हमान आते ही क्लास से गुफ्तगू में लग चुका था और एमल सारा वक्त बस अपना प्लान ही सोचती रही। हमान तो अब एमल की शक्ल सरसरी देखना तक छोड़ गया था और यही बात एमल को गवारा ना थी। वो जो एटीट्यूड गर्ल थी किसी दूसरे का भरम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पहली क्लास के बाद शानजे को जाना पड़ा क्योंकि आलियान साहब वक्त से पहले ही बाजी मारने पहुंच चुके थे और शानजे उसका कहा तो टाल देती मगर बाबा की हिदायत को वो रद्द नहीं कर सकती थी। आली ने भी रात ही मंसूबा बना लिया था कि कल वो शानजे से मुलाकात करे और इसके लिए उसने रात ही अकमल अंकल से बड़े शरीफाना अंदाज से इजाज़त भी तलब कर ली थी। उसे पता था इसी सूरत शानजे इनकार नहीं कर सकेगी। एमल ने हमान की दूसरी क्लास जानबूझकर मिस कर दी क्योंकि वो जो सोच रही थी उस पर अमल दरामद के लिए मेहनत भी दरकार थी। हमान ने उन दो की गैर मौजूदगी को नोटिस किया था। खासकर एमल का क्लास में ना आना उसे भी बेचैन कर चुका था। बाजी आप मेरी नौकरी के पीछे पड़ गई हैं ना, मैं ये तो ना करूं इतने अच्छे बंदे के साथ। यूनी के कैफे का ये 16 साला मुनीब नामी लड़का था जिसके पास खड़ी एमी खासी मशकूक थी और वो एमल के बताए काम पर साफ इनकारी था। मेरे भाई नहीं हो, देखो मैं तुम्हें इसका पूरा मुआवजा दूंगी। पहले भी तो तुम हमारे कितने उल्टे काम कर चुके हो। तुम नहीं जानते भाई, वो बस अच्छा नजर आता है। एक नंबर का जल्लाद प्रोफेसर है और मैं तो तुम्हें बस उसकी गाड़ी के चारों टायर पंक्चर करने का कह रही, उसे जान से मारने की सुपारी थोड़ी दी है। वो जो सादा लोसा मुनीब दम साधे खड़ा था एमल की मसनूई दुख भरी कहानी पर अब जरा जरा कायल लग रहा था। एमल ने अपने बैग की मिनी पॉकेट से 5000 का चमचमाता नोट निकालकर उसके हाथ पर रखा ताकि उसका मूड बने और ऐसा ही हुआ। 5000 देखते ही गोया मुनीब की सारी बहादुरी जाग गई। अच्छा आप इतनी मिन्नत समाजत कर रही हैं तो ठीक है, पर बाजी मेरा नाम ना आए और ये आखिरी होगा और इसके लिए मैकेनिक भी मैं ला दूंगा क्योंकि मेरा दिल बड़ा नरम है। अल्लाह अल्लाह करके मुनीब माना तो एमल ने भी खिसियानी हंसी हंसकर शेरनी की मानंद मुनीब की कमर थपथपाई और उसे ये काम क्लास खत्म होने से पहले करने का इशारा करती खुद कैफे के अंदर बैरूनी तरफ बने एक टेबल पर जा बैठी। वहां से यूनिवर्सिटी का पोर्च और गैराज कुछ फासले पर वाक़या दिखाई देता था। मुनीब ने पहले एमल का कॉफी और लेमन केक का ऑर्डर उसे सर्व किया और फिर दांत दिखाकर अपने काम को करने गैराज चला गया। इत्तेफाक से जिस एरिया में हमान की गाड़ी खड़ी थी वहां कोई कैमरा भी नहीं था। एक था मगर उसमें सिर्फ गाड़ी की छत ही दिखाई देती थी। एमल मजे से कैफे में बैठी अपनी कॉफी और केक खाने के साथ साथ मजे से मुस्कुराती जा रही थी। उसे हैरत थी कि अब तक उसे ये नायाब ख्याल पहले क्यों नहीं आया था। देर आए दुरुस्त आए का फार्मूला अपनाए एमल मैदान में वापस आ चुकी थी। हम तो शॉपिंग पर जा रहे थे ना, ये तो कोई कैफे या रेस्टोरेंट है। आलियान साहब जो पहली बार शानजे को एज अ फ्यूचर वाइफी पिक करने आए थे अपनी चहकती दमकती दिलफरेब तैयारी से ही शानजे पर रौब जमा चुके थे। वैसे भी मोहतरम के कसरती वजूद का भी अपना दबदबा था। यूनिवर्सिटी से 10 मिनट की ड्राइव पर एक खूबसूरत सा ओपन एरिया रेस्टोरेंट देखकर आलिया ने गाड़ी रोकी, जिस पर शानजे ने पहला एतराज उठाकर आली की सिमत देखा जो उसे एतराज और सवाल को मुस्कुराकर टालता गाड़ी से निकला और फुर्तीले अंदाज से घूमकर शानजे की सिमत का दरवाजा खोले अपना हाथ बढ़ा गया। शानजे को उसकी ये बेतकल्लुफी देखकर थोड़ा अजीब लगा मगर वो इस कॉन्फिडेंस से हाथ फैलाए मुंतजिर था कि शानजे को इनकार करना थोड़ा बुरा लगा और वो उसका हाथ पकड़कर बाहर निकली। शायद ये पहली बार का लम्स ही कुछ ऐसा था कि आलियान के खूबसूरत चेहरे पर दिलकश सी मुस्कान ने मजीद चाशनी फैला दी। मैंने दरअसल आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था एक्साइटमेंट में, तो सोचा शॉपिंग करने से पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, इजाजत है? शानजे की सिमत बहुत नर्म निगाहें जमाए वो उसका हाथ हनूज पकड़कर शौकी से बोला, जिस पर शानजे ने अपना हाथ छुड़वाकर थोड़े कंफ्यूज होकर हाँ कही, जिसके बाद वो अंदर दाखिल हुए। रेस्टोरेंट बहुत प्यारा और खूबसूरत था। एक तरफ मसनूई झील बनाकर दिलकश नज़ारा बनाया गया था तो दूसरी तरफ छोटा सा पार्क था और उसके साथ कैफे की मेन बिल्डिंग। आजकल बाहर भी लोग विराजमान थे क्योंकि अब मौसम की शिद्दत ज़ायल हो चुकी थी और लोग मौसम इंजॉय करना अजीज जानते थे। आली ने भी बाहर की एक मिनी टेबल चूज की और शानजे को बिठाने के बाद वो वेटर को इशारा किए खुद भी अपने ग्रे कोट के बटन खोलता विराजमान हुआ। शानजे को यह सब अभी भी बहुत अजीब लग रहा था, तभी वो आली के देखने के बजाय इधर उधर निगाहें घुमाकर ज्यादा कंफर्टेबल थी।
आर्यन का दिल तो शानजे का दीदार करते ही महक उठा था। वो जैसी शानजे को समझता था वो वैसी बिल्कुल ना थी। कहीं ना कहीं वो वाकई मशरे की लड़कियों जैसी नाजुक थी। जिस तरह पहली बार छूने पर उसके चेहरे पर इस्तराब जागा, ये आली को आज का फरहत बख्श मंजर लगा था। वो शानजे को ही जी भर कर देख रहा था जब वेटर ने बड़ी नाजुक मुदाखलत की। मेरे भाई, ऐसा करो, मेरे लिए एक वेज सैंडविच और मज़ेदार बनाना मिल्क शेक ले आओ। शानजे, तुम बताओ क्या खाओगी? आलिया ने वेटर को अपनी पसंद बताते हुए शानजे को देखा, जो सोच में गुम हुए आली को देख रही थी। मेरे लिए ऑरेंज जूस ले आए। शानजे को इस वक्त रही से ही भूख भी जाती महसूस हुई थी। वो बस मुरव्वत में यही कहे सर झुकाकर सीधी हुई बैठी और आली ने मुस्कुराकर वेटर को ओके कहकर भेजा और अपनी तमाम तर तवज्जो उसकी जानिब मबसूल की। वो उसके हाथ बौखलाए अंदाज पर फिदा हो रहा था। वो उसकी नाजुक सी आंखें और पतले नकूश पर लिखी सुर्खी, उसके हाथों का कभी उसकी ठोड़ी और कभी टेबल को टच करना। शानजे, क्या क्या नहीं था उस मीठी गूंज में। खुद शानजे को लगा किसी अमृत से धुली आवाज ने उसका नाम पुकारा था। और इस सदा पर शानजे का चेहरा उठाना और उसे देखना आली को लज्जत आमेज लम्हा लगा। जी कहें, वो कैसे भी बोलने में कामयाब हुई। जिस तरह आली ने पुकारा था ये तो उससे सरासर बरक्स और मतजाद लहजा था। जानती हो कि अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि मांगी गई दुआ की शक्ल कैसी हो सकती है तो मैं बिला झिझक तुम्हारा नाम लूंगा। आलियन का लहजा और लफ्ज शानजे को सकूत में मुब्तला कर गया। वो हौंक ज़दा सी आली के कहे अल्फाज में ही उलझ गई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वही अजली लापरवाही। वैसे अब तो आली उसका हकदार हरगिज ना था। अपना हाथ दो मुझे। आलिया ने बिला झिझक मेज पर धरे शानजे के हाथ के करीब अपनी हथेली फैलाई और शानजे उसकी इस फरमाइश पर बरहमी से उसे देखने लगी, जो इस वक्त शदीद संजीदा था। नहीं दूंगी, आप खुद पर काबू रखें, यह पब्लिक प्लेस है। अब की बार शानजे का अंदाज खासा नाराजगी वाला था, मगर असल धचका तो शानजे को तब लगा जब आलिया ने उसका पीछे खींचा हाथ जबरदस्ती अपने हाथ में ले चुका था। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि शानजे चाहकर भी अपना हाथ छुड़वा ना पाई और बौखलाकर इधर उधर देखने लगी। शानजे के यूं करने पर आली ने उसके हाथ पर दबाव डाले उसे अपनी सिमत देखने का इशारा दिया, जो अब गुस्से में भी लग रही थी। तुम नहीं दोगी तो हमेशा यूं ही अपना हक तुमसे छीन लूंगा। कोई नहीं जो हमें देखे, सब अपने काम से काम रखते हैं, लिहाजा तुम इस वक्त सिर्फ मुझ पर तवज्जो दो। आली के लहजे की नरमी ने इजारादारी का रंग ओढ़ा और शानजे के तो ये सुनकर रोंगटे खड़े हो चुके थे। ऊपर से वो अब जिस अंदाज से उसके हाथ को खड़ा किए उसमें उंगलियां डाल रहा था, ये शानजे के जब्त पर वाकई चोट थी। मैं आपकी गुलाम नहीं हूं, मुझ पर रोक जमाने की कोशिश भी मत करिएगा। हाथ छोड़ें आलियान प्लीज। शानजे ने बेरहमी के संग आली को भड़कते हुए वार्निंग दी, मगर आली तो बस शानजे को देखने में मसरूफ था। गुलाम तो हम हैं आपके फ्यूचर जोजा साहिबा, और रोब नहीं है, बस थोड़ा सा हक है। आई थिंक ज़रूरी है, कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, इनफैक्ट बहुत कुछ। आलियान की बढ़ती बेबाकी पर शानजे बिल्कुल कंफर्टेबल ना थी और आलियान उसकी बेरुखी पर उदास था। आली की सारी बातों पर शानजे ने पूरा जोर लगाया अपना हाथ इस बुरी तरह खींचा कि वो सुर्ख होकर आली के हाथ से आज़ाद हुआ, जिसे वो सख्त बुरी तरह मसल कर शाकी निगाह से आली को देखने लगी, जो उसके हाथ को ही फिक्र से देख रहा था। बिना हाथ पकड़े भी कह सकते हैं, सुन रही हूँ। देखें क्या हाल कर दिया। ऐसा करेंगे मेरे साथ आप? दुश्मनी क्या हो गई है आपको अचानक मुझसे? देखिए, मुझे पहले ही आप पर बहुत गुस्सा है, ऊपर से आपकी ये हरकत। शानजे ने दुखी सा और बरहम होकर साफ साफ जताते कहा, और आली को और तो किसी बात पर नहीं, अलबत्ता हाथ सुर्ख कर देने पर अफसोस था। वो उसकी आंखों में देखकर मजीद संजीदा हो चुका था, जो उससे बहुत खफा लग रही थी। सॉरी, रहने दो, फिर कभी। आली का मूड ऑफ होता महसूस किए मजीद बरहम हुई, जो अब रूठा सा वेटर के आर्डर सर्व करते नाश्ता शुरू कर चुका था। एक तो गलती भी खुद और खफा भी खुद। शानजे ने अपने जूस का एक सिप लेते हुए आली को देखा, जो उसे देखने में भी मोहतात हो चुका था। कह दे उदास मत हो। शानजे जितनी भी कह दें उदास मत हो। शानजे जितनी भी हिटलर बन लेती वो एमल की तरह बेरहम ना थी। उसे एहसास हो जाता था और इमोशनल भी फौरी हो जाती थी। आलिया ने नजर उठाकर एक उदास और संजीदा सरसरी सा देखा और नैपकिन से अपने होंठ साफ किए सीधा हुआ। शानजे भी अब पहले से ज्यादा मतवज्जा थी। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, मेरे रिश्ते पर भी, मंगनी पर भी और अब हाथ पकड़ने पर भी। तुम्हें यह सब तो दिखाई दिया, इसके पीछे की वजह समझ नहीं आई क्या? सवाल के बदले उल्टा सवाल पाकर शानजे ने कुछ देर बेयकीनी और नासमझी से आली को देखा, जो जवाब का मुंतजिर था। शानजे इतनी बेवकूफ़ भी ना थी कि इस सीधे सवाल को समझ ना पाती। मुझे कैसे आएगी भला समझ, मैं नजूमी थोड़ी हूँ। शानजे ने लहजे में मकदूर भर लापरवाही
मिलाए सर झटका और आली मुंह बसोड़कर उस आफत को देख कर रह गया जो उसके जाल में आना तो दूर पास भी ना भटक रही थी। अगर मेरा दिल कुछ और होता तो तुम में सांस फूंक कर तुम्हारी सांसों से जिंदगी कशीद करती हवा होता, जो इजहार मोहब्बत के तौर पर तुम्हें देखने वाली आंखों की पलकों को नरमी से सहलाकर उन्हें खास, बहुत खास होने का एहसास दिलाती। इन हाथों के गिर्द झूम झूम जाती जिन्होंने तुम्हें छुआ होता। तुम्हारी एक एक जंबिशे चश्मों लब पे खुद को 100 बार वारती। मोहब्बत करता हूँ तुमसे शान से अकमल, मोहब्बत। सुन लो और जान लो कि तुम अब इस मोहब्बत की असीर हो। शानज़े ने कब सोचा था कि मोहब्बत की देवी किसी हुस्न के बादशाह के वजूद में जागज़ी होकर उस पर इजहार का रंग वारेगी। कितनी ही देर वो आली के कहे लफ्ज़ों की बाज़गश्त अपने जिस्मो जान में महसूस करती रही। आलियान का दिल हल्का होकर भी भारी था क्योंकि उसके महबूब ने तो उसे अभी तक पसंदीदगी तक का मनसब ना दिया था। आप प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, मैं इस वक्त ऐसे किसी सदमे के लिए रेडी नहीं। मैं कंफ्यूज हूँ, आप नहीं समझ सकते। आप एक मर्द हैं, आपके लिए आसान होगा, लेकिन यकलख्त एक लड़की के लिए ये सब हैंडल करना आसान नहीं। मोहब्बत कहाँ से आ गई? प्लीज़ अभी नहीं। शानज़े की बदहवासी देखकर आलियान का दिल ज़रूर मुस्कुराया था। मोहतरमा पर सोच से बड़ा हमला जो हो गया था। ये अलग बात थी कि आली ने चेहरे पर बड़ा मासूम तासुर सजाए रखा और शानज़े से मजीद आली के सामने बैठना तक मुश्किल लगा। उसके बाद दोनों के बीच हूँ हाँ के सिवा बात ना हुई। नाश्ते के बाद आली ने उसे ढेर सी शॉपिंग करवाई जिसमें वो गायब दिमागी से ही हाजिर रही। 2 घंटे बाद वो उसे यूनी की बजाय घर ड्रॉप करने आया तो जाते जाते फिर से आली ने उसका नाम पुकारा। वो जो शॉपिंग बैग्स बुआ को दिए खुद भी अंदर बढ़ने को थी, ना चाहते हुए भी गर्दन मोड़े रुक गई। वो अंदर लॉन तक आया था मगर बैठने का टाइम नहीं था क्योंकि उसकी भी क्लब में क्लास थी। शादी तक दोबारा तुम्हें टच नहीं करूंगा, तुम रिलैक्स रहो, लेकिन तुम सिर्फ आलियान की हो ये बात याद रखना। बाबा चाहते हैं शादी की सारी शॉपिंग हम खुद ही करें, इसलिए मैं तुम्हें कभी कभी लेने आ जाऊंगा। वक्त कम है और तैयारी काफ़ी, आलिया ने नरम से लहजे में थोड़ी बुझी सी शानज़े को तसल्ली देते कहा, जिस पर वो उस अजीब से इंसान को देखने लगी जो न जाने कहाँ से उसकी ज़िंदगी में आकर उसे हिला गया था। शानज़े ने बस सर हिलाने पर ही इक्तफा किया और आली को अभी ये दूरी बर्दाश्त करनी ही थी। अपना ख्याल रखना शाने, एंड मैं तुम्हारा सर खाने किसी भी वक्त तुम्हें कॉल करूंगा, बाय। आली ने मीठे से अंदाज में शरारत मिलाते हुए आखिरी बात कही और एक निसार होती निगाह शानज़े के चेहरे पर डाली और अपने सहराना अंदाज से बाहर की सिमत चला गया। शानज़े जो कुछ पल पहले हर हवास से बेगानी थी अब नादानिस्ता मुस्कुरा दी। ये बंदा तो एमी के बकौल वाकई कमाल जन मुरीद बनने को था और शायद कुछ और भी, जिसका सोचकर शानज़े का चेहरा गुलाबी हो गया और वो मुस्कुराती हुई खुद भी घर के अंदर की जानिब बढ़ गई। हमान जो सुबह हुर के जागने से पहले ही यूनी निकल आया था, वापसी पर मैडम के सूजे मुंह के लिए चाहते हुए आइसक्रीम ले जाने की खुद को याद दहानी कराता बाहर यूनी गैराज तक आया। एमल मैडम पिछले 2 घंटे से कैफे में 3 कॉफीज और 2 बार केक खा चुकी थी मगर हमान को आता देखकर मोहतरमा की सोई सूरत चकाचौंध हो गई। हमान जो उजलत में गाड़ी का ऑटोमेटिक लॉक ओपन किए अंदर बैठने ही लगा था, उसकी अचानक नजर बैक टायर पर पड़ी जो ढलका हुआ था। हैरत से उसने टायर का जायजा लिया और दूसरा टायर भी फ्यूज देखकर हमान को अब सख्त वाली हैरत हुई। घूमकर वो गाड़ी की दूसरी तरफ गया तो वो 2 टायर भी हवा लूज करके मुंह चिढ़ाते पाए गए। ये एक ही बार चारों टायर्स की हवा निकल जाना कोई इत्तेफाक होता, ये तो हमान मान ही नहीं सकता था। एमल उसके चेहरे के तासुरात देखकर दिल ही दिल में जी भरकर खुश हुई। ये किस जानवर की हरकत है? एमल मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जरूर ये तुम्हारा ही काम है। उफ। हमान ने सख्त अताब से फौरी मामला भांपते हुए अपनी कनपटी मसली और फोन निकालकर अपने ड्राइवर को कॉल की। उसी लम्हे वही वेटर मुनीब नामी बच्चा चेहरे पर फुल अदाकारी के जौहर दिखाता पास जा खड़ा हुआ। सर खैरियत है, क्या हुआ आपकी गाड़ी को? मुनीब की ड्रामाबाजी पर 21 तोपों की सलामी पेश करनी चाहिए थी। हमान ने तने चेहरे के संग उसको अपनी गाड़ी की सिमत इशारा करके बताया, जिस पर वो कन आँखियों से रुख फेरे कुछ फासले पर एमल को गुड लक का इशारा कर रहा था। फिक्र ना करें आप, इसे यहीं छोड़ दें, इसका काम करवा लेंगे। मैं किसी मैकेनिक का बंदोबस्त करवाता हूँ, तब तक आप कैफे में आकर कुछ वेट कर लें। मुनीब ने अपने पेशावराना अंदाज में हमान को सारी बात समझाई और खुद मैकेनिक को बुलाने निकल गया, जबकि हमान ने संजीदा सी एक नज़र कुछ फासले पर बने कैफेटेरिया पर डाली और उस सिमत चला गया। एमल उसकी सिमत पुश्त किए बैठी थी, तभी हमान को वो दिखाई ना दे पाई। अलबत्ता एमल का प्लान सही हो गया था और वो हमान को यूं ही तंग करके अब अपने बदले लेने वाली थी। हमान के बैठने के चंद लम्हों बाद ही दूसरा वेटर आया और हमान ने बस कॉफ़ी कही, जिसके बाद वो वेटर वापस अंदर चला गया, जबकि हमान जबड़े भींचकर अपने फ़ोन पर टाइम देखकर सख्त बरहम लगा।
और रही से ही कसर अपने सामने दांत निकाल कर आती एमल को देखकर पूरी हुई, जो बड़ी बेतकल्लुफी से उसके सामने आकर विराजमान हो चुकी थी। जिस तरह आज तुम्हारी मासूम गाड़ी की हवा निकाली, वैसे तुम्हारी भी निकाल दूंगी पिंक पैंथर। वैसे अब तुम बचकर रहना मुझसे। बाय द वे, मैं तुम पर एहसान अजीम करके लिफ्ट दे सकती हूँ, क्या ख्याल है? एमल को अपने सामने बैठते देखकर हमान ने चेहरे पर एक संजीदा छाप सजाए उचटती निगाह से एमल का लापरवाह लहजा मुलाहिजा किया, जो न जाने बार बार उसके रास्ते में आकर कौन सा उसका नुकसान करवाने के दर पे थी। तुम मेरे पीछे चुड़ैल की तरह क्यों पड़ी हो? खासा खिफ़्फ़त ज़दा इस्तफसार आया, जिसकी एमल को भी उम्मीद ना थी, मगर वो अब भड़कने के बजाय हंसती। हमान की बस हो रही थी, मगर ये लड़की अभी भी चार्ज थी। क्या नन्हे काके को डर लग रहा है? शक्ल देखो अपनी। क्या यार, मैं कोई चुड़ैल हूँ? इतनी हसीन चुड़ैल किसी के पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल लगेगी नहीं, और लग भी गई तो वो खुशकिस्मत होगा। देखो, बात यह है कि मैं तुमसे अपना बदला लिए बिना रह नहीं सकती, लिहाजा तब तक तुम बर्दाश्त करो। एमल का यूं हंसी में बात उड़ाना और हमान के मध्यम तासुरात को डर कहना उसे जरा नहीं भाया था। तभी हमान अब गुस्सील एक्सप्रेशन में लौट चुका था और एमल पर तो जैसे किसी शय का असर तक ना था। बख्श दो मेरी जान। सख्त उकताया हुआ और जी से उतारता अंदाज एमल को खफीफ सा चुभा। वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्यों बार बार हमान से टकराना चाहने लगी है, और हमान जितना उससे दूर भागने की कोशिश करता उतना फंस रहा था। तो गोया दी ग्रेट गोल्ड मेडलिस्ट हमान अफंदी, क्या तुम एमल फैसल लगारी से सरेआम हार मान रहे हो? उफ, क्या अदा थी, क्या गरूर था कि एक पल को हमान भी पथरा गया। ये लड़की क्या थी, वो समझ कर भी ना समझ रहा था। बेनियाजी तो अब हमान की काबिले दीद थी, जो अपने यहाँ बैठने पर खुद को कोस रहा था। तुमसे हार तो कभी नहीं मानूंगा, किसी खुशफहमी में मत रहना। हमान की सख्त लहजे में दी दो टोक धमकी एमल को पतंगे लगा गई थी। तो गोया ये टेढ़ी हड्डी एमल की मजीद नींदें बर्बाद करने का लंबा प्लान किए बैठा था। दोनों एक दूसरे को काट खाने के अंदाज में देख रहे थे। हमान ने अपनी सिमत से करारा जवाब देकर वार भरपूर किया था, मगर सामने भी किसी से ना दबने वाली एमी थी। अपनी राजहंस सी गर्दन तफाखर से उठाए एक स्माइल दिए वो उठकर खड़ी हुई, और हमान अब उसके मुंह से किसी आग के निकलने का मुंतजिर था। मैं भी तुम्हें हरा कर ही दम लूंगी गेंडे, इतना याद रखना। बाकी गाड़ी पर जो खर्चा है उसे अपनी जान का सदका समझ लेना, क्योंकि अगली हवा तुम्हारी निकालूंगी। गुड बाय। एमल ने गर्दन में सरिया डालकर सख्त नागवारी से हमान को तनबीह की और वहां से मगरूर सी ऊँख करके चली गई। हमान, जो अब तक नाक से बेजार आ चुका था, उसे जाता देखकर एक लंबा सांस खारिज किया और सर कुर्सी से टिका दिया। या अल्लाह, ये आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है? ये लड़की मेरी मुश्किल बढ़ाती जा रही है। दिक्कतों से वो अपनी मुंतशिर जात को समेटता था, और वो लड़की बगोले की मानिंद आकर उसे तिनका तिनका करने लगती थी। हमान हार ना मानकर भी हार मान लेना चाहता था। वो ऐसी जीत से आज दिल तक खौफजदा हो गया था। एमल के लिए उसके दिल पर होती दस्तक आज सुनाई देकर उसका दिल लर्जा चुकी थी, और सबसे बड़ी उलझन जो इस वक्त हमान को लाहक थी, वो ये पुरअसरार शादी थी जिसे वो हरगिज करना नहीं चाहता था। हमान के मुश्किल दिनों का एक बार फिर आगाज हुआ चाहता था। आज हम यहाँ इसलिए जमा है कि कुछ जरूरी बातें कर ली जाएं, तभी मैंने फैसल और मानिया भाभी आपको बुलाया है। जैसा कि हम सबने शानजे और आली के साथ एमल और हमान के रिश्ते का सोचा है, तो मैं चाहता हूँ आप आज हमान के माजी के मुतालिक भी जान लें। दिन के खाने के बाद जलाल, अकमल, फैसल, मानिया, रिहान और हानिया लाउंज में जमा थे, और अब वो घड़ी आ गई थी कि हमान के मुतालिक जुड़ी सच्चाई भी फैसल और मानिया को बता दी जाती, क्योंकि ये तजवीज़ रिहान ने दी थी कि हमान की शादी का उन्हें छुपाना नहीं चाहिए, और जलाल को भी ये तजवीज़ भली लगी थी। जलाल का यूं हमान के माजी का जिक्र करना अब फैसल और मानिया दोनों को चौंका चुका था। अलबत्ता बाकी इस वक्त बेहद संजीदगी से तमाम सूरत हाल को देख और सुन रहे थे। फैसल और मानिया ने थोड़ी परेशानी से एक दूसरे की सिमत देखा, और फिर उनकी मुस्तफसराना निगाहों का मफहूम समझकर खुद ही जलाल ने हमान की पहली शादी का बताना शुरू किया। दरअसल 5 साल पहले हमान का निकाह हुआ था अलिशबा के साथ। वो बच्ची हमान से न जाने कब से मोहब्बत करती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के 4 साल वो अपने हड्डियों के कैंसर से लड़ती रही, मगर उसकी ये बीमारी उसके अंदर को दीमक बनकर चाट गई। हमान को जब उसकी मोहब्बत के साथ साथ बीमारी का इल्म हुआ, तो उसने खुद अलिशबा से निकाह की ख्वाहिश की। अलिशबा, जिसे डॉक्टर्स ने कई माह पहले जवाब दे दिया था, हमान की जिंदगी में बस 1 माह से कम ही रह पाई और इस दुनिया से चली गई। ये निकाह हमान से सिर्फ अलिशबा की हिफाजत और उसकी बुझी जिंदगी को रोशन करने के लिए था। ये वो सच्चाई है जो हम सब तुम दो से छुपाना नहीं चाहते हैं। अगर इसके बाद भी तुम एमल के लिए हमान चाहते हो तो अपना फैसला दे सकते हो, और अगर तुम दोनों को एतराज है तब भी बता दो।
जलाल बहरोज ने माजी के झरोकों की एक हल्की सी झलक दिखाते हुए उन बैठे नफूस को वाकई हिलाकर रख दिया। हानिया के चेहरे पर तो महसूस कुन हद तक रंज दर्ज था और यही हिसाब मानिया का था, जिनकी नजरों में हमान का रुतबा कई गुना बढ़ गया था। फैसल का भी बढ़ा था, मगर रश्क उन्हें लगा जैसे अल्लाह ने हमान की शक्ल उनकी एमल को भी जजा सौंप दी हो और हमान का निकाह उनके लिए कोई बड़ी बात ना थी। तभी वो उठकर खड़े जलाल तक आए और उनके शानों पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिए। सबकी मुंतजिर निगाहें उन दो की सिमत थी। मुझे कोई एतराज नहीं जलाल। हानिया बेटी, आप बेफिक्र रहो, क्योंकि हम हमान की जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाएंगे। एमल को उस घर में मैं भी अमान और फलाह के लिए भेजना चाहता हूँ। एमल बुरी नहीं है, वो थोड़ी खुद परस्त है। मैं आप सबसे आज भी अपनी दरखास्त बरकरार रखता हूँ कि मेरी एमल को हमान का ही साथ मिलना चाहिए। वो बिल्कुल ऐसा इंसान है जैसा हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं। हानिया को यही लगता था कि निकाह का सुनकर हो सकता है ये लोग अपने फैसले पर नजरसानी करते, मगर यहाँ तो अब पहले से ज्यादा पुख्ता मामला था। जलाल के चेहरे पर भी तबस्सुम था और वो रेहान और हानिया की सिमत हतमी इजाजत जानने के लिए बेताबी से देख रहे थे। अकमल साहब और मानिया भी मुतमईन दिखाई दे रहे थे। अंकल, अगर आपको हमान के निकाह पर एतराज नहीं है तो हमें मंजूर है। मैं बस हमान की अब मुकम्मल खुशी चाहती हूँ। वो किसी इंतशार ज़दा जिंदगी का मुस्तहिक नहीं। मामा और बाबा के बाद मैं ही उसका सब थी। वो अपने बारे में नहीं सोचता, बस इसलिए उसके लिए फिक्रमंद थी कि एमल कहीं उसका मजीद इम्तिहान ना बने। हानिया ने अपने खदशे भी आज सरेआम कहे थे और सभी इस बात पर फिक्रमंद सोच में डूबे दिखाई दिए, हत्ता कि खुद फैसल भी। नहीं बेटा, आप इस बात की फिक्र ना करो। मैं उसे हमान की परेशानी बनने नहीं दूंगा, क्योंकि जितनी एमल मेरी बेटी है अब उतना हमान भी मुझे अजीज है। इंशाल्लाह वो दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे। हम सब इस मामले में अपना अपना रोल प्ले करेंगे। फैसल के लहजे में एक खुशी थी। मानिया तो अभी भी परेशान थी, क्योंकि एमल से जिस तरह ये सब लोग उम्मीदें बांध रहे थे, उनको इल्म था वो लड़की सीधे तरीके से उनकी उम्मीदों पर कभी पूरी ना उतरेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फैसल अंकल। मुझे भी यही लगता है कि जितने वो अभी एक दूसरे के दुश्मन है, ये निकाह और शादी का बंधन उन दो को एक खूबसूरत मोहब्बत में जरूर बांधेगा। यह उम्मीद इसलिए है कि एमल बेवकूफ सही, पर हमान बहुत समझदार और मामला फहम इंसान है। मुझे तो ये रिश्ता एक बेहतरीन हल लग रहा है। बाकी आप सबकी राय के बाद ही हतमी फैसला होगा। मुसलसल चुप बैठकर तमाम सूरत हाल ऑब्जर्व करता रेहान भी अपनी दूर अंदेशी से इस मामले के हक में बोल उठा और अब अकमल की सिमत जलाल देख रहे थे, जो थोड़े कंफ्यूज थे। मेरे ख्याल में ये सब इतना आसान भी नहीं होगा बच्चों। एमल का जैसा मिजाज है वो हमान को टफ टाइम देगी। सच पूछे मुझे तो शांजे की सिमत से भी खदशे ही हैं। बस दुआ है अल्लाह इन 2 हफ्तों को हिदायत दे। बाकी हम बड़े हैं और हमारा फर्ज है कि बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए फैसले ले। बच्चे गलती करें तो उनकी इस्लाह करें। अकमल साहब अभी भी थोड़े से हल्कान लगे। सब उनकी बात से भी मुत्तफिक थे। मानिया का तो दिल रह रहकर होल रहा था और उनके उड़े तासुरात को देखकर साथ बैठी हानिया ने बहुत प्यार से उनका हाथ दबाए तसल्ली सी दी। मानिया भाभी, आप क्या कहती हैं? जलाल ने किसी सोच के जेरे असर सर हिलाए अब बुझी सी मानिया से पूछा, जो अपना ख्याल पेश करने लगी। मुझे भी अकमल भाई की तरह यह सब मुश्किल लग रहा है। एक तरफ मैं एमल की फलाह भी चाहती हूँ तो दूसरी तरफ हमान जैसे बच्चे की दिल आजारी से डरती हूँ। मेरी बेवकूफ बच्ची उसको तंग करेगी। मुमकिन है मामला गंभीर भी हो जाए। ये ना हो कि कल को हमें इस फैसले पर पछताना पड़े। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ। मानिया के लबो लहजे में हद दर्जा यासियत ने बाकी सबको भी सोचने पर मजबूर किया था। इसका एक हल है। हमान को हम इस मामले में शामिल कर लेते हैं। वो यकीनन हम सबकी सिचुएशन को बखूबी समझेगा। क्या ख्याल है? तमाम अफराद को बेआस देखकर रेहान ने सबसे मुनासिब मशवरा सामने धरा और यूं लगा कि कुछ चेहरे पुर उम्मीद और कुछ मजीद बोझल हो गए हैं। मानिया को यह खौफ अब लाहक हुआ कि कहीं हमान इनकार ना कर दे, जबकि जलाल और हानिया के चेहरे थोड़े मुतमईन थे, क्योंकि हमान से उन्हें अच्छे और बेहतरीन फैसले की उम्मीद थी। ये बहुत बेहतरीन हाल है जलाल। मुझे भी यही लगता है कि हमान को इस सबसे लाइल्म नहीं रखना चाहिए। आप बुला लें उसे यहीं। आज हम ये मामला तय करके ही जाएंगे। बाकी अल्लाह हम सबके हक में वही करे जो बेहतरीन है। फैसल की इस राजी बरजा मुत्तफिक राय पर सभी बारी बारी सर हिला चुके थे और अब डिनर के बाद हतमी मीटिंग होनी तय पाई थी। गोया हमान पर बम फूटने वाला था। हाँ बोल, क्या बना फिर जमानत का? उस खोते के कन की बाहर निकलने की कोई सबील बनी कि नहीं? कई रकबे पर फैली वो सीधा सी हवेली के सेहन में 6-7 गुंडों के बीच खड़ा वो पक्के रंग का बड़ी बड़ी मूछ वाला आदमी कोई वडेरा टाइप लगता था। उसकी हवेली में जा बजा गनमैन्स थे और हवेली को देखकर ऐसा लगता था कि बहुत पुरानी है और कदीम तर होने की वजह से उसके दरो दीवार मुनहदिम होने के सिलसिले में थे।
पक्का गंधमी रंग, चेहरे पर सख्त बरहमी और उकताहट सजाए वो आदमी एक टांग जमीन और दूसरी कुर्सी पर रखे फोन पर किसी से बड़े कड़वे अंदाज से इस्तफसार कर रहा था। ना सरकार, मामला डीआईजी तक है। जिस कुड़ी को उसने अगवा करवाया था उसके बाप की पहुंच कानून के आसमान तक निकल आई है। अब तो 4 माह बाद ही वो बाहर आ सकेगा। दूसरी सिमत आम से हुलिया वाला आदमी इस वक्त पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था। ऐसा जवाब सुनकर तो रशीद का हलक तक कड़वा हो चुका था। लानत हो उस कुत्ते पर, इलेक्शन सर पे है और इस हरामी ने अभी ये गुल खिलाना था। एक तो सारे ड्रामे मुझे ही मिलने थे। बस उस अजमत की लड़की के पीछे मेरा सत्यानाश कर दिया है शानी ने। तू कोशिश जारी रख, क्यों में कुछ भी करना पड़े तो कर, मुझे शानी हवालात से बाहर चाहिए। रशीद यहाँ फैरोजपुर नामी गैर मशहूर गांव का एक चालबाज और करप्ट सा नाज़िम था, जो मुसलसल 3 सालों से झूठे वोटों और सिफारिशों के बाइस यहाँ का नाजिम मुंतखब हो रहा था। यह अलग बात थी कि गांव के लिए उस ओबाज शख्स ने आज तक एक ईंट तक कहीं ना लगवाई थी। सरकार में अपनी कोशिश करता हूँ, बाकी अगर सुलह सफाई हो जाए तभी वो बाहर आ सकता है। चलो मैं आपको 1-2 दिन तक बताता हूँ। कयूम नामी शख्स ने रशीद और फिर रशीदे का वो खास आदमी भले तसल्ली दे चुका था, पर नाजिम साहब फुनकार कर मजीद वहशतनाक लग रहे थे। और रही सही कसर जनान खाने से उसकी सिमत आती उसकी बीवी और उसके साथ वही अजमत नामी औरत को देखकर रशीद ने मजीद अताब से जबड़े भींच डाले। सुने जी, अजमत बहन आपसे बात करना चाहती थी। जो हो गया उसे भूल जाए, आखिर को मेरी मुंह बोली बहन है ये। अब मुश्किल में हमें ना याद करेगी तो किसे करेगी। उस लड़की ने देखी इधर सर फाड़ा था और वो शानी अपनी कमअकली से पकड़ा गया है। बड़ा फन्ने खान बनता है वैसे। लगभग अजमत ही की हम उम्र वो औरत सर पर सब्ज आंचल ओढ़े सजी धजी सी साथ भीगी बिल्ली बनकर खड़ी अजमत की हिमायत में बोलती हुई रशीद को जहरीली तरीन लगी। वो इन औरतों के झमेलों में अपना नुकसान होने नहीं दे सकता था, फिर चाहे उसकी सगी बहन ही क्यों ना होती। तुझे तो अपनी औलाद से ज्यादा ये मुंह बोले अजीज हैं। और अजमत साहिबा इतनी ही डान हो तुसी ते मैनू कहना सी। उस खोते को कहने की क्या जरूरत थी। आगे ही मनहूस मारा मेरे मत्थे पर कालक लगाए गुंडागर्दी करता फिरता है। और अब जब गांव वालों को यह पता लगेगा कि रशीद का इकलौता सपूत जेल गया है, फिर ते मेरे सिर में मिट्टी डलनी ही है। रशीद लहजे में तज़हीक मिलाए बीवी समेत अजमत को भी आड़े हाथों झाड़ गया। और अजमत जो शेरनी बनकर पंगा ले चुकी थी, अब यहाँ गुफा में मुंह छुपाए छुपी बैठी थी। शाहजो जो मामूली से हुस्न वाली गैर तालीम याफ्ता औरत थी, अजमत की बचपन की मुंह बोली बहन थी। अजमत का ताल्लुक भी उसी गांव से था। शोहर रेलवे में मुलाजिम था, लिहाजा कराची से कोयटा पोस्टिंग के बाद वो अपनी बेटी के साथ वहीं रह गए। मशीरुद्दीन की वफात के बाद अजमत और उसकी बेटी ने वहां से भी हिजरत की। लाहौर में किसी स्कूल में बुआ की नौकरी पर 2-3 साल रही और फिर वहीं से जान पहचान होने के बाद एक नेक वसीले के सबब अजमत को लाहौर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में उस्तादों की मातहत काम वाली बुआ की नौकरी मिल गई। स्कूल की निस्बत यहाँ तनख्वाह अच्छी थी और यूं वो दोनों माँ बेटी वहीं सकूनत इख्तियार कर गईं। जमाने की मक्कारी और अय्यारी भी उस दरबदरी ने सिखा डाली और अजमत को खुद पर से शरीफ हाजन का गलाफ उतार कर दबंग औरत बनना पड़ा। इसी वजह से वो अपनी जाहलियत और जज्बातियत में एमल के खिलाफ एक ऐसा कदम उठा चुकी थी जो अब उस समेत उसके इन मुंह बोले रिश्तेदारों पर भी मुसीबत नाजिल कर चुका था। शानी भी जाहिल माँ बाप के जेर असर पला बड़ा, एक ओबाश और गुंडा बना, मगर अजमत की बेटी नूर जो हुस्न में उन सबसे आला थी उस पर लट्टू था, और ऐसा लट्टू कि छटा हुआ बदमाश इस मामले में पहली बार कानून की गिरफ्त में आ चुका था। पुलिस तो अजमत को भी जगह जगह तलाश करती फिर रही थी, क्योंकि जलाल और अकबर इस केस पर मुसलसल नजर रखे हुए थे। अब रशीद को यह खतरा था कि उसने गांव में जो झूठी इज्जत बना रखी थी उस पर खतरा लाहक हो चुका था। माफ कर दें रशीद भाई, कसम से मुझसे गलती हो गई। आप ही बताएं, जो उन बेटी का साथ था वो किधर जाती। माफ कर दें रशीद भाई, कसम से मुझसे गलती हो गई। आप ही बताएं, जवान बेटी का साथ था और किधर जाती। और मेरा आप सबके अलावा है कौन। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अजमत की शैतानियत अब झाग की मानिंद बैठ चुकी थी और शाहजो भी अजमत के मगरमच्छ वाले आंसुओं पर तस्वीर बहाती हुई रशीद का मजीद खून गरमा गई और वो भारी भरकम जल्लाद टाइप रशीद चुलबुला कर रुख बदले अपनी एक हथेली पर दूसरे हाथ से मुक्का बनाए मारने लगा। पुलिस जगह जगह आपको भी तलाशती फिर रही है। बैठे बैठे तुम सबने मनहूसियत फैला दी है। जाओ गुम करो अपनी शक्लें, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसी हितक आमेजी की अजमत मुस्तहिक थी। अलबत्ता शाहजो अब बरहम सी रुख फेर कर खड़े मिजाजी खुदा को नाक चढ़ाकर देखती सारे लाड बहन अजमत को दिए वापस जनान खाने की जानिब लपक गई।
जबकि अब रशीद ने खून आशाम निगाह से उन दो को जाते देखकर अपना फट पड़ता जलाल जब्त किया और सख्त इस्तराब से आगे का लाइहा अमल सोचने लगा। यानी फिर हो गई तेरे मजनू को तसल्ली। वैसे यार आली भैया जितने भी मीसने क्यों ना हो, इस मामले में तो दबंग से छा गए हैं। मतलब सीधा सीधा इजहार मोहब्बत। ओए होए, एमल को बाबा का मैसेज आया था कि वो और मानिया कहीं डिनर पर हैं। तभी एमल सीधी यूनी से शाने ही की तरफ आई थी, जिसने आते ही एमी को दिन की सारी सूरत हाल बता डाली। वो व्हाइट शर्ट पर नीला एप्रन पहने सैलड बना रही थी। अलबत्ता एमी शेल्फ पर चढ़े उसकी काटी सब्जी पर हाथ साफ किए साथ साथ शरारत से बोली। बुआ भी बस दोनों आफतों के लिए खाना लगवा रही थी। अकमल साहब भी इस वक्त जलाल ही की तरफ थे। तू हंस रही है, मुझे तो गश आ रहे थे। यानी पहली ही मुलाकात में इजहार। बंदा मुझे बड़ा खतरनाक लगता है एमी, क्या बनेगा मेरा। शान से जो सर पर हेयर बैंड बांधे क्यूट सा फेस बनाए अपनी बेचैनी पर हरासा सी हलकान थी, एमल को हंसी का अटैक जरूर दे गई। और उसका दिल यही छुरी एमल को मारने का चाहा जो उसके दुख में यूं बाछे खोलकर हंस रही थी। तेरा तो कुछ बने ना बने, आली भैया की बोल्डनेस देखकर ये जरूर लग रहा है कि उनका काम बन गया। उफ, मुझे कसम से बड़ा मजा आया सुनकर, और तुझे भी अब मैंने एक खींच के लगानी है। ज्यादा नाजनीन बीबी ना बन, अच्छा है ना, तेरे हुस्न का शदाई तेरे आगे पीछे रहेगा। और वैसे भी अब मंगनी हो चुकी है और शादी के सिवा कोई बच निकलने की राह नहीं, तो मेरा बच्चा दिल के अरमान दबा ही ले। एमल से जो शानजे को थोड़ी हिमायत की उम्मीद थी, वो उस चुड़ैल ने यूं पाश पाश की कि शानजे टुकड़े ना गिन पाई। एमल की शरारत और चेहरे की ताजगी को अब शानजे ने नोटिस किया और उसी लम्हे शानजे को सुबह वाले मिशन का ख्याल आया। तभी वो करंट खाए मुड़ी। अच्छा ये सब छोड़, ये बता प्लान क्या था? अब क्या कर दिया तूने उस मासूम, मेरा मतलब बेचारे हमान को? देख एमल, अब ये ना कहना कि तू उसे फिर से तपा के आई है। बोल क्या कारनामा किया मेरे जाने के बाद? शानजे शेरनी की तरह सब छोड़कर असल और अहम मौजू पर आती घूर कर पूछने लगी, और अब एमल थी और उसके चेहरे पर फतह के कमाल तासुरात। जो किया है स्वाद आ गया। मैंने उसकी गाड़ी के चारों टायर पंक्चर करवा दिए। मुंह देखने वाला था उस चिट्टे बांदर का। एक पल को मुझे लगा बस हार मान लेगा गेंडा, पर वो बड़ी पक्की शय है, हट धर्म है। मैं भी ठीठ मिट्टी हूँ। एमल की इस कसीदा गोई पर शानसे ने फटी आंखों से दिल पर हाथ रखा। यह लड़की तो मरवाने पर तुल गई थी। उफ, मैं कहाँ जाके सर मार आऊं। शानजे ने स्यापा करने वाली माइयों की तरह सर थाम लिया और एमी उसके इस अंदाज पर हंसकर शेल्फ से छलांग लगाए अपनी बरहम शाने को चिमट गई। शानजे भी अब एमल की पिटाई करने वाली हद तक चिड़ी हुई थी। अब तो एक ही बार आली भैया को मारना तू, सर भी और टांग मुक्के और जो जो तेरा दिल करे। मसनूई बरहम होती शानजे के कान में घुसकर शदीद हंसी से कहती। एमल की हंसी तब डबल हुई जब हल्के से मीसने दांत शाने के भी निकले। एमी तेरा क्या बनेगा, तेरी भी शादी है, कुछ उसका भी सोच ले कि क्या होगा। चल डिनर करते हैं। शानजे की एप्रन उतार कर रखने के बाद उस मजाक को मुनकता करती ये बात हंसती हुई एमल के चेहरे की हर शरीर रमक मादूम कर गई थी। शादी वाला मामला अभी भी उसके लिए गैर अहम था। दोनों एक साथ ही बाहर निकल गई, जहां रात का डिनर बिल्कुल तैयार था।